कर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले दंतेवाड़ा का जिक्र, जहां पर नक्सलियों ने डामर प्लांट में आग लगा दी है। नक्सलियों ने भांसी डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा नक्सली यहां पर पहुंचे, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। आग लगाकर पहाड़ की तरफ नक्सली भाग निकले। आपको बताएं कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल उसके बाद से अभी डामर प्लांट तय करने की सूचना, क्योंकि लगातार अब देखिए आगजनी चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। 16 वाहनों को एक साथ आग के हवाले कर दिया था नक्सलियों ने, इसलिए काबू पाने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पोकलेन, जेसीबी, हाईवा, टैंकर, मिक्सर मशीन और अनेक उपकरण भी इसमें शामिल हैं, जो कि इस आगजनी में जलकर राख हो गए। रेलवे दोहरीकरण में ये वाहन लगे हुए थे, इन्हें आग के हवाले किया है। एक तरफ खौफ पैदा करने की कोशिश और दूसरी तरफ विकास के कार्यों में रोड़ा बनने की ये साजिश नक्सलियों की स्पष्ट होती है इस घटना से। फिलहाल मौजूदा हालात ये है कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इससे पहले दोपहर में भी यही सूचना थी कि सक्रियता दंतेवाड़ा के इलाके में नक्सली की है और उसके बाद ये वारदात। डामर प्लांट में रात को हुई आगजनी के साक्ष्यदर्शी से हम बात करेंगे कि कैसा रहा मामला और कैसे नक्सलियों का यहाँ आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने आगजनी को वारदात को अंजाम दिया। हाँ बताएं कि क्या है मामला और रात को कितने नक्सली यहाँ मौजूद थे? तो रात को अपन 1 बजा था, तो फर्स्ट में आए तो अपना फ़ोन पहले फ़ोन ले लिए, खींच लिए। तो बोले कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो बोल के, मारेंगे बोल के बोल रहे थे। तो अपन भी गार्ड काम कर रहे बोल के बोले। तो उस बीच में अपन को फिर पकड़ के लाए नीचे और वहाँ पकड़ के रखे थे अपन खड़ा करके। उस बीच में फिर अपन बोल के देखे गाड़ी मत जलाओ बोल के। तो उन लोग बोले कि गाड़ी नहीं जलाएंगे, तेरे को मारेंगे बोल के बोले। तो मैं भी चुप हो गया। लगभग कितने नक्सली मौजूद रहे उस समय? तो 50-60 वर्दीधारी थे और बंदूक भी था क्या उनके पास? बंदूक भी था और वर्दी भी पहने थे। अब आपको जब डराया धमका गया, आप काम को चालू रखेंगे? वो तो अब आगे वाले कंपनी वाले जाने, आप करेंगे नहीं करेंगे। हम तो अपना जो ड्यूटी था उसको करते हैं। हाँ देखिए, ये साक्ष्यदर्शी हैं, इन्होंने बताया कि नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम दिए और कितनी संख्या में थे। आप देख सकते हैं कि लगातार सीरियल गाड़ियां खड़ी है और देखिए अभी भी धू करके गाड़ियां जल रही है। आप देख सकते हैं कि ये डामर प्लांट भांसी का मामला है और इस भांसी में नक्सलियों ने बीती रात आगजनी की है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 18 दिनेश गुप्ता, दंतेवाड़ा। जगदलपुर का जिक्र, जहां नक्सलियों की वजह से एक बार फिर से ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लग चुका है। 30 नवंबर तक कोई भी ट्रेन यहां से नहीं गुजरेगी। के लाइन पर चलने वाली पैसेंजर और लाइन ट्रेनें, इनके संचालन केवल दंतेवाड़ा तक ही होते हैं। आपको ये भी बताएं कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने फैसला कर दिया है कि दंतेवाड़ा से आगे अब इन ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा। 30 दिसंबर तक के लिए रोक बरकरार रहने वाली, चूंकि नक्सलियों की सक्रियता इस क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। और दंतेवाड़ा की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी नक्सली की सक्रियता बढ़ रही है। आपने इससे पहले आगजनी की घटना भी दंतेवाड़ा में देखी और जगदलपुर में भी इसका खासा असर, क्योंकि तमाम इलाके लगातार लगे हुए हैं और यहाँ पर भी नक्सली की सक्रियता होने के चलते ट्रेनों के परिचालन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसीलिए के चलते के लाइन पर चलने वाली पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस संचालन का केवल दंतेवाड़ा तक ही होना है। और कुल मिलाकर जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो अक्सर इस बात का जिक्र भी होता है कि नक्सली पूरी सक्रियता के साथ यहाँ पर कहर बरपा रहे हैं। ऐसे कि श्रीनिवास का भी हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, जरा स्थिति समझाइएगा, क्यों यहाँ पर ऐसी नौबत आन पड़ी है कि ट्रेनों के परिचालन को रोका जा रहा है? देखिए, माओवादी लगातार जो मतदान के बाद लगातार उत्पात मचाए हुए हैं। चाहे बात करें बीजापुर की, दंतेवाड़ा में बात करें बीती रात जो उत्पात मचाया है, तो उसको लेकर एक तरफ से एक बार फिर रेल प्रशासन ने जो यात्री ट्रेनों पर ब्रेक लगा दिया है। नहीं चलने का कारण खासकर यात्रियों की सुरक्षा, इसको ध्यान में रखते हुए जो के लाइन से विशाखापट्टनम से किरंदुल तक जो यात्री ट्रेन चलती है उसका परिचालन दंतेवाड़ा तक कर दिया गया है। किरंदुल की जो 20 किलोमीटर की यात्रा है वहाँ तक रेल को नहीं ले जाया जाएगा। 30 नवंबर तक रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। साथ ही बता दूं कि आगे जो 2 दिसंबर 8 दिसंबर तक पीएलजी सप्ताह भी माओवादी मनाते थे। ऐसे में चलते कि 30 नवंबर के आगे भी जो ट्रेन का परिचालन है उसे भी ब्रेक लगा दिया जाएगा। चूंकि रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही जो अंदरूनी इलाकों में लगातार माओवादी उत्पात मचा रहे, जिसको देखते हुए ही रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास पूरी जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रेनों के पहिए कुछ दिनों के लिए थमने वाले हैं। आगे बढ़ते खबर अगली अंबिकापुर से, जहां यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन 5 दिसंबर से बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि यात्रियों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई, फरवरी माह से फिर से ट्रेनों के परिचालन की संभावना, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी से लेकर नहीं है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग रेलवे व्यवस्थाओं से एक बार फिर से नाराज हो सकते हैं। और अब मौसम के बारे में आपको जानकारी दें। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश अच्छी खासी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का भी असर आपको देखने को मिलेगा। अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। पेंड्रा की तो आप निश्चित तौर पर स्थिति जानते हैं, हर साल ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। अंबिकापुर में 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। पेंड्रा में भी 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान बना हुआ है और उसी के चलते ठंड का कहर अब शुरू होने वाला है, ये कह सकते हैं आप। सीधे आपको बिलासपुर ले चलेंगे। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, बारिश की संभावना को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ठंड का भी असर। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो छत्तीसगढ़ का मौसम है वो बदला हुआ है और उसमें खास करके बिलासपुर संभाग की बात करूं तो बिलासपुर संभाग में 27 और 28 जो नवंबर है उसमें हल्की बारिश की संभावना जो है वैज्ञानिकों ने जताई है। इसके साथ ही जो नमी युक्त हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही है उसका सीधा असर इन इलाकों पे, ज़्यादातर उन इलाकों पर दिख रहा है जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। जैसे कि अंबिकापुर और बिलासपुर संभाग की बात करें तो पेंड्रा जो रोड है वहाँ पर 12.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम जो बदला है उसका असर धीरे धीरे अब दिखाई देने लगा है। दिसंबर के शुरुआती दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इसके साथ जो हल्की बारिश होने की जो संभावनाएं वैज्ञानिकों ने जताई है उसका सीधा असर किसानों पर दिखाई दे रहा है। उनकी चिंता इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि जैसे ही मौसम बदला हुआ है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ऐसे में उनकी जो फसलें हैं वो खेतों पे खड़ी है। धान की कटाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में खलियानों में उनके धान जो है वो पूरी तरीके से तैयार होकर रखे हुए हैं खरीदी केंद्रों में जाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से उनकी चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में जो मौसम में तब्दीली कब आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश आपका ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में अब बारिश और सर्दी असर के तौर पर देखेंगे। आगे बढ़ते हुए रायगढ़ से अगली बड़ी जानकारी, जहां महिला और बच्चे की अधजली लाश पाई गई है। पैरा के ढेर में महिला और बच्चे को जला दिया गया। कुछ ग्रामीणों ने इस वारदात को देखा है। ग्रामीणों को देखकर आरोपी वहां से फरार भी हुए। शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। नेतनागर गांव की पूरी घटना है। जूट मिल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों की तरफ से बताया गया कि हमने आरोपियों को शव लाते हुए यहां पर देखा था। पैरा के ढेर में यहां शव रखकर आगजनी कर यहां से आरोपी फरार हो गए। ग्रामीणों को जैसे आरोपी ने देखा, आरोपी यहां से भाग निकले, लेकिन ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान जिससे हो सके, शवों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। इस काम में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। विवाद क्या रहा, किस प्रकार की वारदात थी, ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर बलरामपुर से, जहां तेंदुए ने 2 मवेशियों को शिकार बनाया। तेंदुए के हमले से ग्रामीण भी घायल हुआ है। हाथी के बाद अब तेंदुए का आतंक यहां पर बढ़ता जा रहा है। झापर गांव में तेंदुए ने आतंक मचाया। हमले के बाद यूपी की सीमा में तेंदुआ भाग निकला, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण सबसे ज्यादा चिंतित, क्योंकि एक तरफ हाथी जो परेशानी बढ़ा रहे थे उस परेशानी को दोगुना कर दिया है तेंदुए ने। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया और तेंदुए के हमले से ग्रामीण भी बुरी तरह से घायल हुआ है। उसे भी इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अलग अलग क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो हाथी के हमले की सूचना यहां से सामने आ रही थी और अब तेंदुए के आतंक से भी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। जशपुर की अगली बड़ी खबर, जहां लव ट्रायंगल के चलते युवक की हत्या कर दी गई। शराब पीने के बहाने युवक को आरोपी ने बुलाया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उसका शव भी दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरसाबहार थाने का ये पूरा मामला। जशपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। लव ट्रायंगल जिसके चलते युवक की हत्या कर दी गई है। शराब पीने के बहाने युवक को बुलाया, झांसा देकर, और उसकी हत्या कर दी। शव को दफना दिया जिससे किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस को इस मौके की जानकारी लगी, पुलिस पहुंची, तलाशा गया, शव भी पाया गया और आरोपी को भी पकड़ लिया गया।
और अगली खबर दुर्ग से है, जहां कुत्ते के काटने को लेकर बवाल हुआ है। बाइक सवार को दौड़ाकर कुत्ते ने काटा, पड़ोसी पर कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बताया कि दोनों पक्षों ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामला चूंकि पुलिस के पास पहुंच चुका है, तो दोनों पक्षों से जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड का ये मामला, अगर पहले आपसी कोई विवाद रहा हो, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। और हो सकता है कि कुत्ते के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई इस मामले में हो। आगे खबर सूरजपुर से है, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार युवकों को गाड़ी ने टक्कर मारी। मामले की जांच पुलिस की तरफ से भी लगातार की जा रही है। बरबसपुर गांव के पास की ये पूरी घटना, जिसमें पुलिस की तरफ से भी छानबीन की कोशिश, कि किस परिस्थिति में हादसा हुआ ये पता लगाने का प्रयास चल रहा है। 2 युवकों की मौत हुई। बाइक सवार युवकों को एक गाड़ी ने टक्कर मारी। कौन सा वो वाहन था ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। धमतरी से आगे खबर हम आपको बताएं, जहां पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। मानसिक रूप से बीमार था ये व्यक्ति, ये भी जानकारी है। धारदार हथियार से पत्नी पर वार किया, उसे घायल किया, लेकिन उस महिला की जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मौत हो गई। केरेगांव थाना क्षेत्र का मामला है। मानसिक रूप से पीड़ित ये व्यक्ति बताया गया है, लेकिन क्या कोई और एंगल रहा है ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। धारदार हथियार से पत्नी पर हमला, आरोपी पति अब पुलिस गिरफ्त में है। केरेगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पिंडरा से अगली खबर आपको बताएं, जहां दल से बिछड़ा एक हाथी बरवाही की गुल्ली डांड पहुंच चुका है और हाथी ने फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। झुंड से बिछड़ने के कारण गजराज गुस्से में नजर आ रहे हैं। वनकर्मी हाथी पर निगरानी भी लगातार बनाए हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि इस हाथी को या तो दल से मिलाया जा सके या फिर इन सभी हाथियों को रहवासी क्षेत्रों से दूर रखा जा सके, क्योंकि ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत। ये तस्वीरें आप देखिए जो पिंडरा से सामने आई हैं। घरों को, फसलों को रौंदता हुआ ये हाथी लगातार रहवासी क्षेत्रों की ओर ही रुक कर रहा है। तो वनकर्मी लगातार हाथी पर निगरानी बनाए हुए हैं। तस्वीरें स्पष्ट भी करती हैं कि रात भर जागने के लिए भी ग्रामीण मजबूर हैं, क्योंकि हमले की आशंका 24 घंटे बनी रहती है। मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां धान की फसल जलकर खाक हो गई है। फसल काटकर घर के आंगन में किसान ने रखी थी, लाखों का नुकसान किसान को हो गया। सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहा है किसान। भरतपुर के जनकपुर इलाके की पूरी घटना मनेंद्रगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं। धान की फसल काटकर घर में रखी थी, लेकिन अचानक से आग लग गई और पूरी फसल, पूरी मेहनत जलकर नष्ट हो गई है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि 3 दिसंबर का भी इंतजार कर रहे हैं, जिससे अच्छी और बढ़ी कीमतों पर धान बेची जा सके। लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां पर इस प्रकार की खबरें हैं। मनेंद्रगढ़ का ये मामला ही आप देखिए, किसान ने अपनी फसल काटकर घर में रखी थी, लेकिन आग लग गई, पूरी मेहनत तबाह हो गई। तो सरकार से मुआवजे की अपील किसान की तरफ से इस मामले में की गई है। अगली खबर जांजगीर चांपा से, हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट किया है आरोपी को। आपको बताएं कि विवाह को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। शादी के दौरान जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद धारदार हथियार से वार किया गया आरोपी की तरफ से। बाराद्वार थाना क्षेत्र की पूरी घटना, हत्या कर आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को ढूंढ निकाला, न्यायिक रिमांड पर भेजा है। विवाह को लेकर विवाद था और उसी के चलते महिला पर वार किया था इस व्यक्ति ने। और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुनाव के दौरान प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। अजय चंद्राकर ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन बीजेपी की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब शुरुआत में उन्होंने 1-2 कलेक्टर और कुछ एसपी को हटाया, उसके बाद उससे गंभीर आरोप हुए। अब इससे गंभीर आरोप क्या होगा, जिसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए कि बीजापुर का कलेक्टर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ घूमता बैठता, उठता फिरता, चाय नाश्ता करता है और
मैंने जितनी शिकायतें की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये उम्मीदवार कह रहा है बीजेपी को। इतने गंभीर आरोप में तो जांच होनी चाहिए, कुछ तो बयान आना चाहिए। एक वीवीपैट में आरोप लगा तो निर्वाचन आयोग का पूरा बयान आ गया, स्पष्टीकरण, सफाई, जबकि वो अमर्यादित था। सीएम के ऊपर कार्रवाई होनी थी, उसमें संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी। और अब छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी। राज्य सेवा परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 242 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2023 आयोजित की जाएगी। इस बार अधिसूचना में डीएसपी की एक भी पोस्ट नहीं दी है। डिप्टी कलेक्टर के 8 पद दिए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी के लिए 11 पद हैं। 11 फरवरी को राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री का एग्जाम 11 फरवरी को होगा। मेंस की परीक्षा 13 से 16 जून 2024 लेकिन संभावित तारीख है। 1 दिसंबर से राज्य सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। 30 दिसंबर को ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। और मुंगेली का जिक्र करेंगे, जहां आज गुरु नानक देव की 554वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। लोरमी में सिख समाज ने प्रभात फेरी निकालकर सबके भले की बात की है। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और रायपुर में कई धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान भी किया। इस दौरान कई नदियों के घाटों को दीपों से सजाया भी गया। हिंदू परंपरा में आज के दिन के स्नान का काफी महत्व है। दरअसल भगवान शिव ने आज के दिन ही त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। आपको ये भी बताएं कि सिखों के पहले गुरु नानक देव का भी आज जन्मदिन है, जिसके लेकर तस्वीरें आपने इससे पहले देखी हैं। इसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए भी आज का दिन बहुत खास, कार्तिक मास से पहले पुण्य स्नान का आनंद लेते ये श्रद्धालु। साथ ही साथ आराधना भगवान विष्णु, भगवान शिव की जाती है। नदी घाटों पर जनसैलाब, देर रात की भी तस्वीरें आप देखिए। और आज सुबह भी, चूँकि कार्तिक मास की पूर्णिमा है, तो आज भी नर्मदा के घाटों पर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वासी भी अलग अलग नदी के घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। आज स्नान दान दोनों का ही महत्व होता है। भगवान विष्णु की आराधना कार्तिक पूर्णिमा पर, और उससे पहले पुन्नी मेला जो आयोजित किया जाता है, पुन्नी स्नान, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसकी तस्वीरें कल आपने सुबह देखी होंगी। और श्रद्धालुओं की तरफ से भी आस्था की डुबकी लगाई गई। घाटों को दीपों से जगमग किया गया। तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कैद हुआ है। और कोरबा में आज हसदेव तट 30,000 दीपों से जगमग होने के लिए तैयार है। आज प्रदेश में देव दीपावली की जो पर्व है, जो धूमधाम है, वो निश्चित तौर पर नजर आने वाली है। तस्वीरें देखिए, सर्वमंगला मंदिर घाट, जहां हसदेव महाआरती का आयोजन किया जाना है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। महाआरती में 11,000 दीप प्रज्वलन और 21,000 दीपदान, 51 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा। बनारस के पंडितों द्वारा महाआरती में भव्य आतिशबाजी, साउंड, लाइट शो, लेजर शो का आयोजन भी आज रखा गया है। तो ये तस्वीरें बेहद ही खास कोरबा में, क्योंकि इसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। बीते 2 से 3 हफ्तों से यहाँ से आप देखेंगे इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आना, तैयारियों से जुड़ी हुई। और आज वो भव्य दिन आ चुका है जब कोरबा में हसदेव तट पर पूरी भव्यता के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु दीपदान के लिए पहुंचेंगे। और आइए आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20। जशपुर में